चलिए तो फिर आगे बढ़ाते हैं एक्सरसाइज 5.6 को। हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। और पिछले लेक्चर में जो सवाल आपको समझाए गए थे, उम्मीद है कि आपने उनको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। फिलहाल हमारे सामने एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है और सबसे लेंथी क्वेश्चन भी है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ लेंथी भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आएगा। आप पूरे फोकस से देखिएगा, आपको अच्छी तरह से ये सवाल समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये सवाल भी उसी तरह का है। यहाँ पे भी दो वेरिएबल हैं x और y, और दोनों एक दूसरे से तीसरा जो वेरिएबल है t, उसकी मदद से पैरामीट्रिकली कनेक्टेड हैं। और हमें इस सवाल में भी क्या निकालना है, dy/dx। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है। सबसे पहले इस वाले वेरिएबल का dy/dt निकाला जाएगा और उसको डिवाइड कर दिया जाएगा इस वाले वेरिएबल के dx/dt से। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इनमें से किसको पहले निकाल रहे हैं, लेकिन डिवाइड करते समय dy/dt ऊपर आएगा और dx/dt नीचे आएगा। ठीक है, तो हम इसी से शुरुआत करेंगे और इसका dx/dt निकालेंगे। तो मैंने इस फर्स्ट वाले को यहाँ पे लिख दिया है और हम इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। और किसके रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम इधर तो लिख देंगे क्या, dx/dt, और इधर की साइड डिफरेंशिएशन करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका, कोशेंट रूल का। कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग नीचे वाला जो होता है, जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, उसका क्या कर दिया जाता है, स्क्वायर कर दिया जाता है। उसके बाद डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा cos 2t, और न्यूमरेटर का यानी कि ऊपर वाले का किया जाएगा डिफरेंशिएशन। और हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में, ये याद रखिएगा। इसके बाद आएगा माइनस। अब न्यूमरेटर को ऐसे ही रखो, न्यूमरेटर को ऐसे ही रखो, और जो डिनोमिनेटर था उसका कर दो डिफरेंशिएशन, d/dx ऑफ रूट cos 2t। उम्मीद है कि ये फर्स्ट स्टेप आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें हमने कोशेंट रूल का इस्तेमाल किया है, जिसे अब लंबे समय से क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद ऐसे ही देखते रहिए पूरे फोकस के साथ। स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो नीचे तो रह गया cos 2t। ठीक है, ऊपर देखो क्या क्या बचेगा, रूट cos 2t ऐसे। इसको ऐसे पढ़ना, इसको साइन क्यूब टी मत पढ़ना, इसे पढ़ना x क्यूब, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x²। अब जिसे हमने x कहा उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, साइन t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t। हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है किसका, चेन रूल का। चेन रूल के अकॉर्डिंग जिसको x माना जाता है उसका भी डिफरेंशिएशन किया जाता है। माइनस साइन क्यूब टी ऐसे। इसे क्या पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। लेकिन जिसे कह रहे थे x, वो असल में cos 2t था, तो cos 2t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का sin 2t। और फिर ये जो 2t है ना, इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसमें चेन रूल चला 3 स्टेप तक। पहले हमने इसको अंडर रूट एक्स मान लिया, अंडर रूट एक्स का हुआ 1/2 अंडर रूट एक्स। फिर जिसको हम x कह रहे थे उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब हम इसे x कह रहे थे 2t को, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। 2t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये काम कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक और काम करेंगे कि ये जो रूट cos 2t है, इसके नीचे पूरे के, ये इस पूरे के नीचे ही है, इसको हम एलसीएम लेंगे पूरे का। ठीक है, तो देखिए मैंने रूट cos 2t को पूरे के नीचे क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। और जब हम इसे एलसीएम लेंगे तो ये जाके उसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा cos 2t। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि रूट a में रूट a की मल्टीप्लाई करके क्या आता है, a आता है। ठीक है, तो रूट a की रूट a में मल्टीप्लाई करके a आ गया। ये जो 3 है इसको बाहर लिख लो सबसे, साथ में है साइन स्क्वायर t, और उसके साथ में है cos t, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन क्यूब t है यहाँ पर, और उसके साथ में है साइन 2t। एक बार फिर से इस स्टेप को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे पूरे स्टेप में हमने अंडर रूट cos 2t को एलसीएम ले लिया, तो ये उसमें जाके मल्टीप्लाई हो गया, cos 2t बन गया। ठीक है, बाकी सब आपने देखा ही है।
और जो एलसीएम हमने लिया था वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ये इस तरह की सिचुएशन है, जैसे 1 + 1/2 करेंगे तो 2 की तो इसमें मल्टीप्लाई होगी, इतना तो आप जानते ही होंगे एलसीएम के बारे में। अब ये जो रूट cos 2t है ये आ जाएगा नीचे और जाके इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये काम करते हैं अगले पेज पर, ध्यान से देखते रहिए पूरे फोकस के साथ। तो मैंने उसको अगले पेज पर लिख दिया है, ज़्यादा कुछ खास नहीं किया, सिर्फ इतना किया है कि ये जो अंडर रूट वाला था ऊपर इसे नीचे लेकर आ गया और सब सेम है, देख लो, ठीक है। इसके बाद अगर आप नीचे देख रहे हो ध्यान से तो ये दोनों सेम है, बस इनकी पावर अलग है। cos 2t की पावर यहाँ पे कितनी है 1, ठीक है, जब कोई पावर नहीं होती तो 1 पावर होती है, और यहाँ पे cos 2t की पावर कितनी है हाफ, तो 1 पावर और हाफ पावर मिलके बनाएंगे क्या 1.5 यानी कि 3/2। तो यहाँ पे cos 2t की पावर हो जाएगी कितनी 3/2। उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ऊपर देखो जरा क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हो sin 2a का फार्मूला लगेगा। क्या फार्मूला होता है sin 2a का 2 sin a × cos a, ये फार्मूला ऊपर लगेगा तो लगा देते हैं। ये वाला तो ऐसे ही लिखेंगे 3 cos 2t × sin² t × cos t और प्लस sin³ t भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे sin 2a का फार्मूला लगाया तो आया 2 sin a × cos a, ठीक है। अब ये देखो ऊपर से क्या क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से सोच के बताओ। तो आपने काफ़ी सोच लिया होगा। ऊपर से कॉमन आ रहा है एक तो cos t और उसके साथ में कॉमन आ रहा है sin² t। दोनों में से स्मॉल पावर वाला कॉमन लिया जाएगा, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। जब भी हम कॉमन लेते हैं दो चीज़ों को तो उसमें से स्मॉल पावर वाला ही कॉमन आता है। तो एक तो कॉमन आ जाएगा sin² t और उसके साथ में कॉमन आएगा cos t। ये दोनों कॉमन आ गए तो बचा क्या 3 cos 2t प्लस यहाँ से sin² t कॉमन आया तो एक sin t बचा और एक sin t ये रहा, मिलकर बन गया sin² t। cos t कॉमन जा चुका है, बस एक 2 यहाँ पे बचा हुआ है। कॉमन लेने के बाद ये सिचुएशन हमारे सामने है। इसके अलावा करने को तो यहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है कि cos 2t का फार्मूला भी लगाया जा सकता है, लेकिन उसको हम आगे ही लगाएंगे कंडीशंस देखकर। फिलहाल हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं। तो अभी हमने क्या फाइंड कर दिया है, अभी हमने फाइंड कर दिया ये dx/dt। अब बारी आती है इसकी, ये वाला भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह से चलेगा, लेकिन फिर भी पूरे ध्यान से देखते रहिएगा। तो ये मैंने आपके सामने दूसरा वाला वेरिएबल जो y था उसको भी लिख दिया है, और इसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट में और निकालना पड़ेगा dy/dt। ये साफ दिखाई दे रहा है पिछले वाले की तरह से कि यहाँ पे भी हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं कोशेंट रूल का, यानी कि डिवाइड रूल का। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डिवाइड रूल का इस्तेमाल कर दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर ऐसे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर ऐसे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। स्क्वायर से अंडर रूट पिछली बार की तरह से कैंसिल हो जाएगा, cos 2t बचेगा। ये जो रूट cos 2t है ये ऐसे ही रहेगा। इसको क्या पढ़ोगे x³ और x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x²। फिर जिसको x कह रहे थे वो cos 2t था, cos 2t का हो जाएगा माइनस का साइन, सॉरी ये cos t था, cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस का साइन t, ठीक है, माइनस cos³ ऐसी। इसे क्या पढ़ोगे √x, और √x का होता है 1/2√x। फिर हम जिसे x कह रहे थे वो cos 2t था, तो cos 2t का हो जाएगा sin 2t, वो भी कैसा माइनस का। और फिर 2t का भी करना पड़ेगा, 2t का क्या हो जाएगा 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और इस बार भी cos 2t जो है √cos 2t उसको लिया जाएगा LCM, ध्यान से देखिएगा। तो इस स्टेप में काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ कर दिया गया है। एक तो √cos 2t को LCM ले लिया, LCM लिया तो पिछली बार की तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया cos 2t बन गया। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं, cos² t ये लिखा हुआ है, sin t, अरे sin t रह गया था, sin t भी ये लिखा हुआ है, और ये माइनस आगे आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे cos³ t है और sin 2t भी है, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये प्लस यहाँ पे दिख रहा होगा आपको साफ, ठीक है। अब नीचे वही हो जाएगा कि पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो नीचे तो ये इसकी पावर 1 और उसकी पावर हाफ मिलकर बन गया 1.5 यानी कि 3/2।
अच्छा, ऊपर ये वाला एज इट इज़ मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे साइन 2t का फार्मूला फिर से लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे साइन 2t का फार्मूला लगा दिया है। अब कॉमन निकाला जाएगा। कॉमन देखो क्या आ रहा है, एक तो कॉस स्क्वायर t कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से स्मॉल पावर, और एक साइन t भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, उसको कॉमन निकाल लेंगे और ये काम करते हैं अगले पेज पर। ध्यान से देखते रहिए ऐसे ही। तो मैंने क्या किया कि जो पिछले पेज पर लाइन थी, आखिरी लाइन, आखिरी जो स्टेप था, ये पूरा स्टेप एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है। तो हमने अभी डिसाइड किया था कि एक तो कॉस स्क्वायर टी कॉमन आएगा और एक आएगा साइन टी कॉमन। तो कॉस स्क्वायर टी और साइन टी को हमने ले लिया कॉमन। अंदर क्या रह जाएगा, माइनस का 3 कॉस 2t बचेगा, एक तो ये बचेगा, ये सब कॉमन जा चुका है। और इसमें से जब कॉस स्क्वायर कॉमन चला जाएगा तो एक कॉस टी बचेगा और उसकी कॉस टी में मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा, साथ में 2 बचेगा और साइन टी जा चुका है कॉमन। तो ये करीब करीब dx अपॉन dt जैसा ही चीज़ आ गई है। ठीक है, तो ये जो हमने निकाला ये क्या था, dy ओवर dt, और अब हम निकालने जा रहे हैं dy अपॉन dx। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये हमने पहले निकाला था dx अपॉन dt, ठीक है, और वो जो आप ऊपर देख रहे हैं वो dy ओवर dt है जो हमने अभी अभी निकाला है। दोनों देखिए करीब करीब एक जैसे, वहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर है, वहाँ साइन टी है, यहाँ कॉस टी है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, वो cos 2t, ये भी cos 2t, इधर cos स्क्वायर टी, इधर साइन स्क्वायर टी, वहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो इससे ये पता चलता है थोड़ा सा कि हम सही चल रहे हैं, हमारी डायरेक्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है इसलिए बीच बीच में ज़रूर चेक करते रहना चाहिए। अब हम dy ओवर dt वाला जो पार्ट है पूरा, उसको dx अपॉन dt वाले पार्ट से डिवाइड करेंगे, और इस केस में ये जो नीचे वाला है cos 2t की पावर 3/2 और वो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, तो ऊपर ये वाली लाइन आएगी और उसके नीचे आएगी ये वाली लाइन, ध्यान से देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे अगले पेज पर dy ओवर dx लिख दिया है। ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं ये है dy ओवर dt, इसका जो डिनोमिनेटर था वो dx अपॉन dt के डिनोमिनेटर से क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है। ठीक है, इसके नीचे भी था cos 2t की पावर 3/2 और इसके नीचे भी cos 2t की पावर 3/2 था, वो दोनों कैंसिल हो गए और अब हमारे पास ये बचा है। अब यहाँ पे भी बहुत कुछ होगा, cos t से ये कैंसिल हो जाएगा और sin t से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम इन दोनों जगह पर cos 2t का क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब क्या है कि cos 2t के फार्मूलों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे फार्मूले होते हैं cos 2a के। देखिए जब cos 2a का एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ठीक है, और cos 2a का दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। इसके अलावा दो फार्मूले और भी होते हैं। तो अब हमें डिसाइड ये करना पड़ेगा कि इस cos 2t की जगह और इस cos 2t की जगह, दोनों जगह एक ही फार्मूला लगा दें या फिर अलग अलग फार्मूला लगाएं। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ। देखिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आप ऊपर वाले में ये जो cos 2t है इसमें आप इस्तेमाल करेंगे इस फार्मूले का, cos स्क्वायर वाले का। नीचे यहाँ पे साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस cos 2t में आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इसका, साइन स्क्वायर का। तो ये हिंट आपके काम आएगा, ये डिसाइड करने में मदद करेगा कि cos 2a का कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगाया जाएगा। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो मैं इन दोनों जगह पर फार्मूला लगाता हूँ। तो हमने क्या किया, इस स्टेप में cos 2t के फार्मूले दोनों जगह पर लगा दिए। अब बढ़ते हैं हम आगे। इसके बाद बाहर cos t अभी तो ऐसे ही चलता रहेगा। ये जो -3 है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6 cos स्क्वायर t और माइनस माइनस +3 और सबसे लास्ट में है cos स्क्वायर t। इसी तरह से नीचे sin t, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर t और प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, इसके बाद अब देखो लाइक टर्म्स, ऊपर लाइक टर्म देखो, ये माइनस का 6 cos स्क्वायर टी है और ये 2 cos स्क्वायर टी है। तो माइनस के 6 में से 2 गए तो माइनस के 4 बचेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं लिखने जा रहा हूँ। 3 तो प्लस का है, ऐसे ही लिख दिया, और -6 में से 2 गए तो कितने बचे, माइनस के 4 cos स्क्वायर टी बचेंगे। उम्मीद है कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। नीचे साइन टी को बाहर ऐसे ही रखो। अभी यहाँ भी देखो, ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस के 6 हैं और वो प्लस के 2 हैं, तो यहाँ पे भी बचेंगे माइनस के 4 साइन स्क्वायर टी।
तो ऊपर नीचे की चीज़ें एक जैसी चल रही हैं, बस ये अलग अलग है। तो इससे साबित होता है कि हमारा सवाल अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बाहर है ना cos t और sin t, इसको अंदर कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या किया कि जो बाहर थे उनके अंदर कर दी है मल्टीप्लाई। अब ले जाते हैं अगले पेज पर, लेकिन अगले पेज पर जाने से पहले एक बार इस पेज का फिर से देखते हैं किया क्या क्या है। इस पेज पर हमने एक तो cos 2t के फार्मूले दोनों जगह पे लगा दिए, ठीक है। फिर इसकी जो बाहर था इसके अंदर कर दी मल्टीप्लाई। फिर हमने लाइक टर्म देखी, ये दोनों लाइक टर्म थी, तो माइनस के 6 में से प्लस के 2 गए तो माइनस के 4 बचे। ऐसे ही यहाँ नीचे माइनस के 6 में से प्लस के 2 गए तो यहाँ भी माइनस के 4 बचे। फिर जो बाहर थे उनकी हमने क्या कर दी, अंदर मल्टीप्लाई। और अब हम जा रहे हैं अगले पेज पर। तो अगले पेज पर आप उस आखिरी लाइन को लिखा हुआ देख रहे हैं। अब इसके बाद हमें क्या है ना, अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री अच्छी तरह से याद है, 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूले, तो आपको याद आता होगा कि यहाँ पे दोनों जगह पे sin 3a और cos 3a के फार्मूले लगेंगे, sin 3a का और cos 3a का फार्मूला, ठीक है। तो मैं आपको फार्मूले दिखा देता हूँ एक बार। तो ये जो आपके सामने रखी हुई है ना, ये 11th क्लास की बुक है, आपको याद आता होगा, आपने 11th में पढ़ा था इसको। और ये रहा उसका पेज नंबर 84। मैं दिखाता हूँ इसको सही से। ये पेज 84 है, इस पर ये फार्मूला लिखा हुआ है, देखो sin 3x का फार्मूला है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और cos 3x का फार्मूला भी लिखा हुआ है। तो ये 11th की बुक के ये जो फार्मूले हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दोनों पेज 83 भी और 84 भी। ये जो पेज आप देख रहे हैं ना 84, इस पे लिखा हुआ कोई भी फार्मूला ऐसा नहीं है जो आपका 12वीं क्लास में इस्तेमाल नहीं होगा, सारे इस्तेमाल होंगे, यहाँ तक कि ये जो नीचे वाले हैं ये भी। तो इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा आप। तो मैंने उन दोनों फार्मूलों को यहाँ पे लिख दिया है, sin 3a और cos 3a। तो sin 3a का फार्मूला है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो वो फार्मूला यहाँ पे बन सकता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, बन रहा है ना। तो यहाँ पे तो मैं लिख देता हूँ सीधे सीधे sin 3t, क्योंकि यहाँ पे नीचे sin 3a का फार्मूला आसानी से बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊपर क्या है ना, 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t लिखा हुआ है, जबकि cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब a। यानी कि ये वाली चीज़ जो है ये आगे होनी चाहिए और ये होनी चाहिए पीछे। तो ऐसा करने के लिए हम इसमें से माइनस क्या करेंगे, कॉमन। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया है, उससे ये पूरा जो है प्लस का बन गया और ये पूरा कैसा बन गया, माइनस का, ठीक है। अब देखो, अब वो फार्मूले से मैच कर रहा होगा पूरी तरह से। 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t। तो किसका फार्मूला बन गया, cos 3t का, cos 3t का, ठीक है। इसके बाद माइनस तो ऐसे ही रहेगा, cos अपॉन साइन क्या होता है, cot 3t। तो क्योंकि ये ठीक ठाक बने हैं तो इससे लगता है कि हमारा जो सवाल है वो पूरी तरह से क्या है, सही है। एक बार पूरे सवाल का सफ़र दोबारा से कर लेते हैं। तो ये था एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट लेंथी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक्स वेरिएबल का निकाला dx ओवर dt, ऐसे निकालते चले गए, सॉल्व करते चले गए, यहाँ तक आया dx अपॉन dt, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकाला, y वेरिएबल का dy ओवर dt, से भी सॉल्व करते चले गए और एंड में जाके हमें dy ओवर dt ये मिला। उसके बाद dy ओवर dx निकालने के लिए हम चले गए अगले पेज पर। उसके लिए इस पूरे को, वो जो dx अपॉन dt वाला था उससे क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, यानी कि इस पूरे से। ऐसा करते समय नीचे का डिनोमिनेटर दोनों का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमने जो अगले पेज पर लिखा वो डिनोमिनेटर को कैंसिल करने के बाद लिखा है, ठीक है। ये चीज़ें हमारे सामने थी। फिर हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन था कि cos 2t के फार्मूले हमें लगाने थे, लेकिन कौन सा लगाएं, क्योंकि दो फार्मूले तो ये हैं और भी बहुत सारे होते हैं। तो मैंने आपको इसका हिंट दिया था कि यहाँ पे cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर वाला लगाइएगा, और यहाँ पे sin स्क्वायर है तो sin स्क्वायर वाला लगाइएगा। तो हमने ऐसा ही किया, फिर बाहर वालों के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, फिर लाइक टर्म को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो बाहर थे फिर उनके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये मिला। फिर हम इसको ले गए अगले पेज पर। अगले पेज पर हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बनते हुए फिर से दिखाई दे रहे थे, sin 3a और cos 3a। उसके लिए हमें ऊपर वाले में से माइनस कॉमन निकालना भी पड़ गया था और फिर आसानी से हमारा हो गया। तो इस सवाल में डिफरेंशिएशन होने के साथ साथ
ट्रिगोनोमेट्री का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। उम्मीद है कि ये बेहतरीन सवाल आप समझ गए होंगे। अगर समझे हैं तो लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा, बिल्कुल भी लाइक ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। और इस बीच मैंने क्वेश्चन 9 और 10 ये आपके लिए छोड़ दिए, इनको आप खुद करेंगे। आसान सवाल हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। और इनके सॉल्यूशन भी मैंने वीडियो के एंड में दे रखे हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप उन सॉल्यूशंस को देख सकते हैं, लेकिन वैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। फिलहाल ये इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें फिर से 2 वेरिएबल हमारे सामने है और तीसरा वेरिएबल बीच में देख रहे होंगे आप, टी लिखा हुआ है। ठीक है, तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन इनका किया जाएगा। और ये हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है कि डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू माइनस का वाई अपॉन एक्स। तो ये अच्छी बात है, हमें एक तरह से आंसर भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका डी एक्स अपॉन डी टी निकालने जा रहे हैं, ध्यान से आप देखिएगा। और ये सवाल भी हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह से ही करेंगे। जैसे ये वाला हिस्सा सॉल्व होगा बिल्कुल वैसे ही वो वाला हिस्सा भी सॉल्व होगा। तो ध्यान से देखते रहिएगा। दोनों में बस एक ही फ़र्क है, वहाँ साइन इनवर्स टी है और यहाँ पे कॉस इनवर्स टी है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप 2 तरीके अपना सकते हैं। एक तो इसको पूरे को अंडर रूट एक्स मान के 1/2 रूट एक्स करके कर सकते हैं, और दूसरा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पिछली एक्सरसाइज में सीखा था। तो लॉग इस्तेमाल करने से क्या होता है कि ये सवाल इजीली हो जाते हैं। तो मैं इस सवाल में लॉग का इस्तेमाल करने से पहले इसको ऐसे लिखूँगा, ए की पावर साइन इनवर्स टी और इस पूरे की पावर 1/2। अब लॉग का यूज़ करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। दोनों साइड का क्या किया जाएगा, लॉग लिया जाएगा। ठीक है, बिना लॉग के भी ये सवाल आसानी से हो सकता है, आप ज़रूर करके देखिएगा। तो इधर तो आ गया log x और वहाँ पे आ जाएगा log a की पावर साइन इनवर्स t और उसकी पावर 1/2। अब यहाँ पर हमेशा की तरह से log x की पावर n का लगेगा फार्मूला। ठीक है, तो क्या फार्मूला होता है log x की पावर n का, क्या बोलते हैं उसको, n log x। ठीक है, तो वो यहाँ पे लगेगा। इधर log x ऐसे ही रहेगा, log x की पावर n का फार्मूला लगा दिया, n log x, यानी कि a की पावर साइन इनवर्स टी, गलत हो गया, a की पावर साइन इनवर्स टी ऐसा। तो अभी तक तो log का ही काम चलता रहा। एक बार फिर से देखते हैं। इसको लिखा पावर 1/2, फिर log ले लिया दोनों साइड का, यहाँ भी log लग गया, वहाँ भी log लग गया, फिर log x की पावर n का फार्मूला लगाया, n log x। अब बढ़ रहे हैं हम आगे। तो अभी मैंने उसको अगले पेज पर लिख दिया है, वो जो आखिरी लाइन थी। यहाँ पे log की प्रॉपर्टी फिर से काम कर रही है, log x की पावर n। ठीक है, तो उसको क्या लिख देंगे, n log x। 1/2 तो ऐसे ही रहे। log x की पावर n को लिख दिया जाएगा n log x। ठीक है, अब log का काम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि 1/2 और log a ये दोनों पूरी तरह से क्या हैं, कांस्टेंट। क्योंकि इस सवाल में 3 ही वेरिएबल हैं, एक x है, दूसरा y है और तीसरा क्या है, t है। ये कांस्टेंट है। तो 1/2 log a कांस्टेंट मानते हुए तब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं इसको सही से लिख देता हूँ। तो मैंने क्या किया ना, डिफरेंशिएशन करने से पहले सारा जो कांस्टेंट था उसको इकट्ठा करके यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो log x का क्या हो जाएगा, 1/x dx अपॉन dt। याद रखिएगा t के रेस्पेक्ट में चल रहा है। अगर यही x के रेस्पेक्ट में हो रहा होता तो 1/x लिख के छोड़ देते, लेकिन अभी कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में। तो log x का 1/x होगा और फिर x का भी होगा dx अपॉन dt। ये बात ध्यान रखने वाली है। 1/2 log a जो है वो तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन याद करो क्या होता है, 1/√1 - x²। यही होता है ना। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, d/dx ऑफ साइन इनवर्स x होता है 1/√1 - x²। ठीक है, अब ये x उधर चला जाएगा। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हमेशा ऐसा ही होता है, x वहाँ पे चला गया, 1 में जाके इंटू हो गया, तो x/2 log a साथ में 1/√1 - t²। ठीक है,
अब क्या है कि ये जो x है ना, इसकी वैल्यू पुट की जाएगी। x की वैल्यू देख लीजिए क्या है। x की वैल्यू है √a साइन इनवर्स t। तो dx अपॉन dt और x की वैल्यू रखी जाएगी √a की पावर साइन इनवर्स t, और उसके नीचे 2 है, साथ में log a है, और इनटू में 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो इस तरह से हमने dx अपॉन dt ईजिली निकाल दिया है, ठीक है। और ऐसे ही निकालेंगे dy/dt। उसमें तो अगले पेज पर मैंने dy/dt लिख दिया है, और इसको मैं डायरेक्ट करूँगा। आप तो पूरा करेंगे सॉल्व, लेकिन मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये करीब क्या 100%, मतलब 99% dx अपॉन dt के जैसा ही निकलेगा। बस दो डिफरेंस आएंगे, साइन इनवर्स t की जगह तो उसमें आएगा कॉस इनवर्स t, इसके अलावा उसमें बाहर माइनस भी लगेगा। उसकी वजह यह है कि साइन इनवर्स x का फार्मूला तो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन कॉस इनवर्स x का फार्मूला होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों फार्मूलों में डिफरेंस किसका होता है? माइनस का होता है। वो अलग बात है कि यहाँ पे मैंने t ले रखा है, यहाँ पे x। तो एक तो माइनस एक्स्ट्रा आएगा, जब हम dy/dt निकालेंगे तो एक तो माइनस एक्स्ट्रा आएगा, और दूसरा a की पावर साइन इनवर्स t के बजाय क्या आएगा? कॉस इनवर्स t। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, लेकिन आप पूरा सॉल्व करके तब लिखेंगे, क्योंकि आप उतना सोच नहीं पाएंगे। तो ये मैंने सीधे ही dy/dt लिख दिया है। एक तो यहाँ पे चेंज हुआ, साइन इनवर्स t के बजाय कॉस इनवर्स t आ गया, और साथ में क्या लगा है? माइनस, ठीक है। लेकिन आपको dy/dt भी पूरा करके दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे dx अपॉन dt हुआ है। अब हमें निकालना है dy/dx, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि dy/dt को डिवाइड कर दिया जाएगा किससे? dx/dt से। तो ऊपर जो है ये पूरा लिखा जाएगा, और नीचे dx अपॉन dt लिखा जाएगा। तो लिख देता हूँ जल्दी से। तो ऐसे मैंने दोनों को लिख दिया है जल्दी से। log a से log a कैंसिल हो जाएगा, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बहुत कुछ कटेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये दोनों बचेंगे। तो इनको लिख लेते हैं। ऊपर बचेगा √a की पावर कॉस इनवर्स t, और नीचे बचेगा √a की पावर साइन इनवर्स t। और अगर आपने देखा हो सवाल को ध्यान से, ये t मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, छोटा सा ही बनेगा, इसके साथ ही लगेगा, ठीक है। अगर आपने सवाल को ध्यान से देखा हो तो ये पूरा क्या था? देखो, ये पूरा जो था y था, ठीक है। तो माइनस तो लगा ही रहेगा, इस पूरे की जगह y आ जाएगा, और ये पूरा क्या था नीचे वाला? ये पूरा x था, इसकी जगह x आ गया। और हमें प्रूव क्या करना था? देखो, dy/dx क्या आना चाहिए? माइनस का y अपॉन x आना चाहिए, तो वो आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से एक और इम्पोर्टेंट सवाल हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। एक बार पूरे सवाल का सफ़र फिर से करते हैं। तो हमारे सवाल की शुरुआत होती है यहाँ से। x दे रखा था और y दे रखा था, और हमें क्या करना था? dy/dx निकालना था। उसको प्रूव करना था कि वो माइनस y अपॉन एक्स से क्या होगा? इक्वल। तो सबसे पहले हमने x को ले लिया, ध्यान से देखा कि अगर इसमें हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा, और बिना लॉग के करेंगे तो मुश्किलें ज़्यादा आएंगी। आप इस सवाल को बिना लॉग के भी करके देखेंगे, जितनी मुश्किलें आप झेलेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हमने क्या करा, ये जो अंडर रूट था उसको लिख दिया ऐसे करके, पावर लगा के। फिर हमने दोनों साइड का लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद यहाँ पे log x आ गया, और यहाँ पे क्या हुआ? log a की पावर साइन इनवर्स t और 1/2 आ गया। फिर हमने log x की पावर n का फार्मूला लगा दिया, n log x। फिर हम चले गए थे अगले पेज पर। अगले पेज पर फिर हमें दिखाई दिया कि log x की पावर n का फार्मूला फिर लग सकता है, तो फिर लगा दिया n log x, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये हिस्सा कांस्टेंट है, तो इसको आगे लिख दिया, बाकी बचा साइन इनवर्स t। फिर हमने जब डिफरेंशिएशन किया तो डिफरेंशिएशन करते समय कांस्टेंट को अलग कर दिया और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। फिर x उधर चला गया यहाँ पे, फिर x की वैल्यू रख दी जो थी, और इस तरह से हमारा dx अपॉन dt निकल गया। इसी तरह से हमने निकाला क्या? dy/dt, ये निकाला, ठीक है। फिर आराम से dy/dt को dx अपॉन dt से डिवाइड कर दिया, सब कटवट गया, ये बचा। फिर हमने ध्यान से देखा कि ये पूरा y है और ये पूरा क्या है? x। इनकी वैल्यू रख दी, और इस तरह से हमारा एक और इम्पोर्टेंट सवाल पूरा हुआ, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि सब समझ में आया होगा आपको बढ़िया तरीके से, और बहुत मेहरबानी फिर से
कि आपने पूरे आधे घंटे से भी ज़्यादा समय तक इसको देखा। थैंक यू।